मम्मी जी, काश आप अपनी बेटी की तरह बहू पर भी भरोसा होता तो शायद। शाम का वक्त था। फ़ोन की घंटी बजी। रिया ने फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई परेशान महिला बताई जा रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर। रिया बोली, आप मेरी बात तो सुनिए। लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा लिया है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, पर इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। रिया के इतना कहने पर उस अनजान ने महसूस किया कि उसने अपनी परेशानी किसी और को बता दी है। उसने रिया से माफ़ी मांगकर फ़ोन रख दिया। अनजान नंबर से आए फ़ोन ने मानो रिया को खुद से मिलवा दिया हो। वहीं पास में बैठी रिया की सास ललिता जी बोली, बहू, क्या तुम्हारे मायके वालों का फ़ोन है जो इतने प्यार से बातें कर रही हो? ज़रूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तो तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। रिया मुस्कुरा कर बोली, काश मम्मी जी, आपको अपनी बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता। आज एक अनजान इंसान अपना दुख बता रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह मुझसे ही परिचय करवा रही हो। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर रिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ललिता जी की बेटी बबीता का फ़ोन आया। तुम्हारी सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना ये तुम दोनों का निर्णय होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में जन्मदिन हो या पर्व, हर चीज़ में तुम्हारी सास आगे बढ़ चढ़कर सबको न्योता क्यों देती है, जबकि एक काम नहीं करती, सब तुमसे करवाती है। न्योता देने के लिए आगे बढ़ चढ़कर जाती है, बड़ी चालाक है। अब मैं क्या बताऊँ माँ, सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है वह ससुराल में आकर पानी भरती है। इतना सब करने के बाद भी खुश नहीं रहती, हर काम में नुक्स निकालती और मेरे पति से शिकायतें करती है। बता रही हूँ, इनके साथ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी कमरे में रिया आई और बोली, मम्मी जी, आपकी चाय बन गई है। ललिता जी ने फ़ोन दबाया और बोली, ठीक है, बाहर टेबल पे रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। रिया समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने। वह वहाँ से चुपचाप चली गई। ललिता जी अपनी बेटी को बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय लाई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ। तुम भी कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ खींच कर रखो। कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी? इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर ललिता जी अपने पति किशोर से कहती है, सच कहते हैं लोग, अगर लड़की अच्छी हो तो सास अच्छी नहीं मिलती, अगर सास मेरी जैसी अच्छी हो तो बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वह अच्छी बहू है या फिर अच्छी सास। किशोर जी बोले, भाग्यवान औरतों की लीला तो औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मूक दर्शक की भांति होते हैं। तभी रिया अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। किशोर जी बोले, जीते रहो बहू, तुम्हारे जैसी बहू सबको मिले। ललिता जी किशोर की तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, सालों लग गए हैं, आज जाकर पता लगा है बहू को किसको कौन सी चाय देनी है, वरना हर दूसरे तीसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद मैंने इसको घर की पूरी जिम्मेदारी दे दी, फिर भी उसमें कोई ना कोई गलतियां करती ही रहती है। रिया मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, जिम्मेदारियां तो आपने मुझे तुरंत दे दी, जिसकी वजह आप जानती हो। शायद अपना थोड़ा भरोसा दिया होता तो रिश्ता और बेहतर बनता।
अब बताइए मुझ में और उस अनजान रॉन्ग नंबर वाली में क्या अंतर रह गया है। ललिता जी बोली, भरोसा जीतने के लिए कुछ काम भी वैसा किया करो। रिया बोली, मम्मी जी 15 सालों से यही तो कर रही हूँ। क्या मुझे सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर जद्दोजहद जारी रहेगी। एक बात कहूँ मम्मी जी, जिस तरह आप दीदी के लिए आवाज़ उठाती हैं उस तरह मेरे लिए क्यों नहीं करती। इसलिए ना आपको अपनी बेटी पर भरोसा है, अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर वह दोपहर का खाना बनाई, सबको खिला पिलाकर जूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी। काम वाली बाई भी वक्त पर काम करती। अगर रिया बर्तन ना निकाले तो वह छोड़कर चली जाती है। तो सब खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। रिया अपने बचे हुए काम निपटा कर थोड़ी कमर सीधा करने लगी। अभी रिया की आंख लगी ही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके पति विवेक बोले, रिया क्या बिना झंझट के एक दिन भी नहीं काट सकता मैं। तुम ही बताओ, अब मैं ऑफिस का काम करूं या तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं। क्या कह दिया तुमने माँ को जो उन्होंने मुझे फ़ोन करके इतना कुछ सुनाया। रिया हैरान थी, पर मम्मी जी के साथ तो मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। विवेक बोले, मैं नहीं जानता कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती तो तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या अब हमारा भी ऐसे कटेगा। मैं दुनिया के केस लड़ सकता हूँ, पर तुम दोनों सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ ये वाद विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहने के बाद विवेक ने फ़ोन रख दिया। रिया सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन से सो रही है। कुछ देर बाद शाम हुई, दोनों अपने कमरे से निकले। फिर ललिता जी ने चाय की फरमाइश की। रिया चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है। आप मेरे काम में नुक्स निकालती हैं। वहाँ तक तो ठीक था, आज मैंने आपको कुछ नहीं कहा फिर भी आपने उन्हें फ़ोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी इस तरह से रिश्ते कैसे ठीक होंगे। अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। किशोर जी आश्चर्य से ललिता की तरफ देखने लगे तो ललिता जी बोली, रिश्ते ठीक करने की बात ये करती है। अरे तुम तो रोज़ गलती करती हो और चाहती हो कोई टोके ना तुम्हें। रिया हंसकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि शादी के बाद मुझे सास नहीं बल्कि एक मास्टरनी मिलेगी जो मेरी रोज़ रोज़ क्लास लगाएगी। सास होकर जिम्मेदारियों को तो बोझ दे दिया, पर एक चीज़ नहीं दे पाई, वो है भरोसा। इतना कहने के बाद वह अपनी चाय का कप लेकर कमरे में चली गई। शाम को जब विवेक आए तो ललिता जी ने बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। सभी सगे संबंधी कहते हैं इसकी सास कितनी अच्छी है और बहू कैसी है। तेरी पत्नी कहती है मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। विवेक बोले, मुझे इन सब झमेले से दूर रखिए। अब जो कुछ है आप दोनों निपटा लीजिए। इतना बोलकर विवेक अपने कमरे में चला गया। प्रिया कोई भी काम करती तो ललिता जी बिना टोके उसे कोई काम करने ही नहीं देती। हर काम में नुक्स निकालना उसकी आदत हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे तो रिया को टोका टाकी बहुत बुरी लगती थी। विवेक के घर से जाते ही ललिता जी शुरू हो जाती। एक दिन रिया अचार बना रही थी और अपनी बहन से बात कर रही थी। तभी ललिता जी आई और बोली, फिर से उसी रॉन्ग नंबर वाली सखी से बात कर रही हो क्या। इतना कहते ही उसने उसके हाथ से सारा सामान ले लिया और कहा, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। इसे ऐसे किया जाता है। सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ करने लगी। रिया फ़ोन रखी और बोली, मुझे लग रहा है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेंगी। कभी तो भरोसा करके देखिए। लड़ाई लड़ने से पहले आप मेरे हथियार ले लेती हैं, फिर पूछती है जीत कर आई हो या हार कर। ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे साथ।
पास में बैठे किशोर जी हंसने लगे तो ललिता ने आंखें दिखाई। प्रिया बोली, मम्मी जी, आपको दीदी पर कितना भरोसा है कि वह अपने ससुराल में बखूबी जिम्मेदारी निभा लेंगी। मुझे तो लगता है उनकी सास उन पर भरोसा रखती है, तभी तो उन पर सब छोड़ देती है। आप है तो जिम्मेदारी मुझे दे देती है, पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती मुझे। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। दोनों के नोक झोंक ऐसे ही समय कट रहा था। किशोर बाबू भी ऐसे ही दर्शक की तरह देखते और ज़रूरत के अनुसार अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज़ विवेक घर में थे। ललिता जी फिर से शुरू हो गई। विवेक कभी अपनी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वह अपनी माँ से बोले, माँ, शुरू आप उसे टोकती थी, वो ठीक था। अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है, उसके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। आज भी उससे सबके सामने टोकती रहती है, और ये कब तक चलेगा? आप जिम्मेदारियां दी हैं तो भरोसा भी रखो, आखिर वह कितना इंतज़ार करेगी। तभी विवेक को किसी का कॉल आता है, वो बाहर चला जाता है। इतना कहने के बाद किशोर जी अपनी पत्नी ललिता से बोलते हैं, बाकी का जीवन सुख से बिताना चाहती हो कि ऐसे ही लड़ाई झगड़े में? यह अब तुम्हें करना है, क्योंकि इन सब परेशानी से बेटी बहू अलग होने लगेंगे तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। तुम्हारी बहू ही है जो तुम्हारा इतना सुनने कर भी घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ इतना तुम्हारी बेटी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना कहकर किशोर जी अपने काम में लग गए। अब जब भी घर में फ़ोन की घंटी बजती, रिया फ़ोन उठाती और ललिता जी उसकी तरफ देखती। रिया मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी, गलती से उस बेचारी का फ़ोन लग गया होगा, उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली। आप तो मुझे शंका की दृष्टि से देखने लग गए। भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहने के बाद रिया मुस्कुराकर उनकी हर बात को टाल देती। एक रोज़ बबीता के घर से फ़ोन आया। उन्होंने ललिता जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूँगी, आप कृपया करें, आप अपनी सलाह ना दें। मुझे भरोसा है ये आज ना कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण यह मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती। आशा करूँगी आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। रिया ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी और सारी बात अपने ऊपर ले ली। यह देखकर ललिता जी बहुत हैरान हो गई। कुछ दिनों तक वह खामोश रही। बेटी का फ़ोन आता तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। एक दिन रिया उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बना कर लेकर गई और बोली, दीदी जी की सास की कही बातों को आप भूल जाइए। अब आप भरोसा रखिए, जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो वह दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। ललिता जी बोली, बहू, मुझे उनके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैंने कभी तुम्हारे पे भरोसा ही नहीं किया, परंतु उस दिन मेरी गलती के लिए तुमने उनसे माफ़ी मांगी और सारा कुछ अपने पे ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी, तुमने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई, परंतु मैंने अपना भरोसा नहीं दे पाई तुम्हें। रिया मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब मम्मी जी, अब आप मुझ पर भरोसा करती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। आपका बेटा हमेशा कहता है सास बहू हमेशा लड़ते रहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी, सास बहू बेटी जैसा रिश्ता भी बना सकते हैं। इतना कहते ही ललिता ने रिया को गले लगा लिया। रिया ने बीते बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर जीवन में आगे का सुख देखना है तो बीते बातों को किनारे लगाना ही होता है। अंत भला तो सब भला। मित्रों, मैं जानती हूँ सास बहू का रिश्ता खराब नहीं होता, पर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जब माँ में बेटी हो सकती है तो सास में बहू क्यों नहीं। बस रिश्ते की बुनियाद भरोसे में रखनी चाहिए। आज ना कल बिगड़ता हुआ रिश्ता भी बन जाता है।